साथियों, पिछले एपिसोड में मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में चर्चा करते हुए बताया था कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये कब लाया गया एक्ट और कब इसे संशोधित किया। वर्तमान समय में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू है। अगले पुनः मैंने आपसे डिफिनीशन के बारे में चर्चा करते हुए बताया था कि एक्ट में जो भी डिफिनीशंस दी गई हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैंने सेक्शन 1 प्रीलिमिनरी सेक्शन और सेक्शन 2 डिफिनीशंस में मैंने अपनी बात शुरुआत किया था और इसी के बाद एपिसोड समाप्त हो गया था। मैं ख़ास तौर से जो अपील करना चाहता हूँ अपने एडवोकेट साथियों को, वकील साथियों को, वो ये है कि आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पर और फेसबुक पर तमाम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में जानकारियाँ अनेक लोगों द्वारा प्रसारित की जा रही हैं और यूट्यूब पर उपलब्ध है। लेकिन वो जानकारियाँ वो केवल प्रतियोगिता के को ध्यान में रखते हुए दी गई हैं, जिससे कि चाहे PCSJ हो चाहे और परीक्षाएं हो, उसको मद्देनज़र ये यूट्यूब पर सारे उद्धरण और बातें दी गई हैं। मैं ख़ास तौर से चूँकि एक प्रोफेशनल हूँ और एडवोकेट हूँ, इसलिए एडवोकेसी के पर्पज़ से मैं ये एपिसोड आपके सामने रिलीज़ कर रहा हूँ कि आप अपने व्यवसाय में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत कैसे दावा करें, क्या सावधानियां करें, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या आप डिफेंस लेते हैं। ये तमाम बातें जो प्रैक्टिकल है और कंज्यूमर कमीशन में जो आपको जब दायर करते हैं तो झेलना पड़ता है, उसी को मद्देनज़र आपके व्यवसाय के लिए ये एपिसोड मैं कर रहा हूँ। डिफिनीशन को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें डिफिनीशन में दिया गया है कि कंप्लेनांट की क्या परिभाषा है। कंप्लेनांट में जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर कोई स्वैच्छिक उपभोक्ताओं का स्वैच्छिक संगठन है तो वो भी कंप्लेनांट है, यानी दावा दायर करने का हकदार है। और इसके अलावा एक या दो से अधिक जो कंज्यूमर हैं वो एक साथ एक ही कंप्लेंट में, चाहे 10 हो, 20 हो, 50 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो, उन संख्या में वो एक साथ एक ही कंप्लेंट में मुकदमा दायर कर सकते हैं। तीसरे वो कंप्लेनांट हैं, यानी परिवादी जो मुकदमा दायर कर सकते हैं। जैसे जो कंज्यूमर की डेथ हो गई है लेकिन उनके जो एयर्स हैं, वारिसान हैं, उनकी ओर से भी एक कंप्लेंट फाइल हो सकता है। और आगे है, अगर कोई नाबालिग है और कंज्यूमर है तो नाबालिग की ओर से उसके संरक्षक या नेक्स्ट गार्जियन भी दावा दायर कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें, इन लोगों को अंग्रेजी में कंप्लेनांट और हिंदी में परिवादी कहा जाता है। इन लोगों, तमाम लोगों के द्वारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन जैसे भी स्थिति हो, आप अपना मुकदमा दायर कर सकते हैं। आगे जो डिफिनीशन में प्रमुख वर्ड है वो कंप्लेंट है कि शिकायत, जिसको आप कहते हैं कि हमको शिकायत करना है। शिकायत क्या है? वो शिकायत वो तमाम तरह की शिकायतें हैं। आप जानते हैं कि आप खरीदते हैं तो उसकी शिकायत, उसमें क्या कमी हुई। कोई अनुचित व्यापार करता है आपके साथ तो उसमें कमी हुई। कोई वस्तु दे के दाम आपने खरीदा और मूल्य अधिक ले लिया तो आप कर सकते हैं, आप कंप्लेंट करते शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सर्विसेज आप हायर करते हैं या अवेल करते हैं किसी धनराशि के बदले, तो भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये सर्विस प्रोवाइडर हैं तो भी कर सकते हैं। इस तरह से ये तमाम बातें, कई और बातें परिवाद यानी शिकायत के बारे में डिफिनीशन में दिया गया है। अगला जो डिफिनीशन प्रमुख रूप से है, कंज्यूमर डिफाइन किया गया है कि हु इज़ द कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता कौन कौन हो सकते हैं। तो उपभोक्ताओं में दो श्रेणियां हैं प्रमुख रूप से।
कि आप कोई वस्तु खरीदते हैं, उसके बदले पैसा देते हैं या धनराशि खर्च करते हैं, खरीदते हैं, तब आप कंज्यूमर हैं। वो चाहे आप पूरा पैसा दें या प्रॉमिस करें देने के लिए कितना बकाया है बाद में दे देंगे, तो भी आप कंज्यूमर हैं। और दूसरा है पार्ट सेकंड कि अगर कोई सर्विस अब आप अवेल करते हैं, यानी पहला हुआ कि कोई माल खरीदते हैं और दूसरा कोई आप सर्विस लेते हैं, सर्विस क्रय करते हैं। सर्विस में आप जानते हैं जैसे इंश्योरेंस है, बैंक्स है, इस तरह से आप धनराशि उनको देते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं, उसके बदले में कोई चीज़ नहीं देते, आपको सर्विस देते हैं। ये दो वर्ड कंज्यूमर के हैं कि आप पैसा दे के कोई माल खरीदते हैं और दूसरा है पैसे के बदले आप सर्विस लेते हैं। ये दोनों चीज़ अगर है तो आप कंज्यूमर हैं। आगे है जो डिफिनीशन में, वो कंज्यूमर डिस्प्यूट है। इसमें बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके आगे डिफिनीशन में कंज्यूमर राइट्स दिया गया है कि आपके राइट्स क्या क्या हैं। और फिर है डिफेक्ट, यानी वस्तु में कमी क्या है, इसको डिफाइन किया गया है। इसमें है डिफेक्ट मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन और शॉर्टकमिंग इन द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्योरिटी और स्टैंडर्ड। अगर इनमें कोई कमी है तो ये डिफेक्ट। और जो प्रमुख रूप से सेवा में कमी की जब आप कहते हैं तो डिफिशियंसी इन सर्विस है, तो वर्ड डिफिशियंसी परिभाषित किया गया है। डिफिशियंसी में ये है मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन, शॉर्टकमिंग और इनएडवोकेसी इन द क्वालिटी, नेचर, ये सब दिया गया है। और छोटी छोटी बातें हैं जो कभी कभी आपके सामने आती हैं। इस तरह से आप देखेंगे, ये अंत में जो कठिन प्रश्न होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस यानी अनुचित व्यापार जिसको कहते हैं आप, तो अनुचित व्यापार के क्लॉज में दिया गया है सेक्शन में, डिफिनीशन में, मीन्स ए ट्रेड प्रैक्टिस व्हिच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस और इट्स कंडीशन ऑफ डिलीवरी। ये सब दिया गया है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस में। और भी परिभाषाएं हैं। और सर्विस वर्ड, क्योंकि सर्विस ही मुख्य है इसमें। सर्विस में एक बात आपको रखनी है, बहुत तो मामूली बात है, सर्विस किसे कहते हैं, कैसे करना चाहिए, लेकिन एक शब्द इसमें जो दिया गया है लास्ट में कि बट डज नॉट इंक्लूड द रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विस फ्री ऑफ चार्ज और अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस। यानी अगर वो सेवा के बदले पैसा लिया जाता है तब तो आप वो सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन सर्विस के बदले अगर कोई पैसा नहीं लिया जाता है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डिफिनीशन में नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में सरकार की ओर से पैसा दिया जाता है, आप अपने पास से कोई पैसा नहीं देते। तो अगर कभी ये प्रश्न आया आपके सामने कि आप सरकारी अस्पताल, किसी ने सरकारी अस्पताल में इलाज कराया और इलाज के दौरान सर्विस में गड़बड़ी हो गई, तो क्या किया जाए? तो ऐसे में एक सर्विस जो डिफाइन किया गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डिफिनीशन में नहीं आएगा, इसलिए आप वहाँ न दायर करके, ये सिविल नेचर केस है, अगर आपको कोई क्षतिपूर्ति हुई हो तो आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आपको कोई रेमेडी उपलब्ध नहीं है। अगला जो प्रमुख रूप से डिफिनीशन क्लास में है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ये बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन इसमें दी गई है। इसमें दिया गया है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स ए ट्रेड प्रैक्टिस which are of the purpose of promoting the sale, use or supply of any goods or for the provision of any service adopts any unfair method or unfair or deceptive practice including any of the following। ये 4-5 चीज़ें दी गई हैं, यानी वो सभी चीज़ें अनुचित व्यापार है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मीन्स अनुचित व्यापार।
जो अपने उत्पादन के प्रमोशन के रूप में आपसे गलत प्रॉमिस किया जाता है और बढ़ा चढ़ा के आप अपने वो कंपनी अपने उत्पादों को दिखाती है कि हमारा माल इस क्वालिटी का है, वो इस क्वालिटी का है, इतना इतना अच्छा है, लेकिन सही माल नहीं होता है। इसलिए अगर ये कोई कंपनी कहती है और उसका माल डिफेक्टिव है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में डिफाइन किया गया है। इस तरह से ये डिफिनीशन क्लास महत्वपूर्ण जो आपके सामने आता है वो एडवोकेसी के रूप में जब कोई क्लाइंट आपके सामने आता है तो इन तमाम पैटर्न पर आप पहले जांच करें कि क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की डिफिनीशन में ये आएगा या नहीं आएगा। अगर आता है तो उचित रीत से जैसा इसमें बताया गया है कंप्लेंट आप कंज्यूमर कमीशन में, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में या स्टेट कमीशन में आप दायर करके निदान प्राप्त कर सकते हैं। अब आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में धारा 2 डिफिनीशन के बाद जो भी विधियां हैं, जहां भी कठिनाइयां आती हैं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आशा है कि आप गंभीरता से प्रकरण को लेंगे और लेते हुए आप हमारे एपिसोड को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट भी करेंगे। हमारा फ़ोन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको अगर कोई दिक्कत हो आप कमेंट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से हमारे मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करके